हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज पंकज गुप्ता। जैसे जैसे हम पॉल्यूशन चैप्टर में आगे चल रहे हैं, हमें अगली हेडिंग जो मिल रही है, डिग्रेडेशन एंड इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है इसमें? एनसीईआरटी की लास्ट हेडिंग्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, ये क्या चीज़ है पहले ही आपको बता चुके हैं। बट इन पॉइंटों में आओ बेटा हेडिंग डालते हैं, क्या है थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। हमारी एनसीईआरटी में हेडिंग है बेटा डिग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। ये हेडिंग ही हमें बहुत कुछ समझा देती है। जैसे कि हम आपको बेटा बताएं, हेडिंग ही हमें बहुत कुछ समझा देती है। डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर माने अलग तरीके से, मतलब सही ढंग से नहीं। रिसोर्स तो आप जानते हैं, जो हमारी नेचर हमें खैरात में देती है वो सब रिसोर्स कहलाते हैं। अरे बेटा इस पृथ्वी पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के थ्रू हमें बहुत कुछ मिल रहा है। नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन में हम पहले ही बता चुके हैं क्या क्या मिलता है। वो सब रिसोर्स कहलाते हैं। यूटिलाइजेशन और मेंटेनेंस, अरे भाई अगर हम किसी फॉरेस्ट से किसी प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमारे धर्म कहता है कि हम उसका मेंटेनेंस भी करना चाहिए। लेकिन ह्यूमन बीइंग में आजकल क्या हो रहा है, इसका अच्छी तरीके से रिसोर्स का यूज नहीं कर रहे और ह्यूमन बीइंग की नीड ग्रीड में बदलती जा रही है बेटा। इनका लालच बढ़ता जा रहा है और जब लालच बढ़ता जाता है, फॉरेस्ट हो या फिर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस हो, अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाता उतने में इंसान उसे और बिगाड़ देता है बेटा, और बिगाड़ देता है। इसकी दो सबसे फेमस हेडिंग है बेटा। नंबर 1 है सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या है आप बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे जैसे हमारे पास कोई क्रॉपलैंड का एरिया है या फिर कोई जंगल है, सपोज करो हम जंगल से एग्जांपल लेते हैं, क्रॉपलैंड से नहीं लेते, क्योंकि क्रॉपलैंड एक बहुत छोटा सा एरिया हो जाता है। हमारे पास जंगल है बेटा, उसमें सॉइल इरोजन हो रही है। आप जानते हो अपर लेयर जो होती है ऑफ सॉइल इज फर्टाइल सॉइल, अपर लेयर सॉइल इज फर्टाइल सॉइल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, वो फर्टाइल सॉइल क्यों है? क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर अत्यधिक मात्रा में है। अगर ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर अत्यधिक मात्रा में बेटा वहां है, अरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अत्यधिक मात्रा में है, तो वो सॉइल फर्टाइल सॉइल कहलाती है। और जो टॉप की सॉइल होती है ना बेटा, ऊपर की सॉइल होती है, वही होती है जिसका होराइजन ए होता है। आप जब सॉइल प्रोफाइल मैंने आपको एडेफिक फैक्टर में बताया था ABC, और ऊपर वाली जो लेटर से या डफ से बनती है जिसे हम सॉइल होराइजन O कहते हैं बेटा, O कहते हैं। फर्टाइल सॉइल भी कई प्रकार की होती है, क्ले भी होती है, सैंड भी होती है। आप जानते हो सॉइल के बनने की प्रक्रिया को हम पीडोजेनेसिस कहते हैं और इसकी स्टडी को हम पीडोलॉजी कहते हैं। कैसे बनी वो बात अलग है, लेकिन हम बता रहे हैं इस समय फर्टाइल सॉइल की। फर्टाइल सॉइल क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है बेटा, ज्यादा है। अब एक बात बताओ, हमारी हेडिंग हमसे कह रही है डिग्रेडेशन अच्छी तरीके से यूज नहीं करना, इम्प्रॉपर अच्छी तरीके से यूज नहीं करना बेटा, और इसी प्रकार से जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको डिग्रेड करना, खत्म करना, विलुप्त करना। अरे बेटा क्यों? जो फर्टाइल सॉइल है, ऊपर वाली सॉइल है ना बेटा, मल्टी कल्टीवेशन। अब कैसे खत्म हो रही है समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्टाइल सॉइल है सबसे ज्यादा खत्म हो रही है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। कह दूं
ह्यूमन एक्टिविटी। अरे ह्यूमन ने ऐसा क्या किया कि हर बार उंगली ह्यूमन पर ही उठती है? व्हाट इज रीजन? कि अगर मैंने कबूतर से पूछा तो मैं सबसे ज्यादा खतरा किससा है, उसने बोला ह्यूमन से। आज मैं मिट्टी की सॉइल से पूछ रहा हूँ, ए मेरी मातृभूमि मुझे ये तो बता, तो मैं सबसे ज्यादा खतरा आज कौन पहुंचा रहा है? उसने भी कहा बेटा ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी। कैसे ह्यूमन एक्टिविटी? नंबर 1, अभी हम सिर्फ वो देख रहे हैं फर्टाइल सॉइल को कैसे अफेक्ट कर रही है, ओवर कल्टीवेशन। अरे ओवर कल्टीवेशन, जी हाँ बेटा ओवर कल्टीवेशन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं क्रॉप फील्ड से। मैं एक क्रॉप फील्ड के अंदर गया। अरे मैंने क्रॉप के फील्ड में मैंने क्या देखा कि एक साल में 4 फसल हो सकती हैं, लेकिन इंसान क्या करता है, एक साल में 8 फसल लेता है। अरे जो एक फसल से दूसरे फसल के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है वो उसने लूज कर दिया। मिट्टी की जो सेल्फ रेजिग्नेशन पावर होती है, अपने आप को स्वयं डेवलप करने की जो पावर होती है वो खत्म कर दी बेटा, खत्म कर दी। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर जो भी वहाँ पर होते हैं उसे डिकम्पोज होने में समय लगता है, मिनरल्स को ऐड होने में समय लगता है, लेकिन वो समय इंसान ने नहीं दिया बेटा। तो जितनी भी उपजाऊ क्षमता मिट्टी की होती है वो खत्म हो जाती है ड्यू टू ओवर कल्टीवेशन, ड्यू टू ओवर कल्टीवेशन। क्यों ओवर कल्टीवेशन? कैसे ऐसा कैसे ओवर कल्टीवेशन? इसलिए हमने 4 फसल करनी थी, लेकिन हमने उसी खेत से 8 फसल ली लिमिटेड टाइम में, गिवन टाइम में। क्या हमने खेत को रीजनरेट होने का टाइम दिया? नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उपजाऊ मिट्टी पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा आता है अपना ओवर ग्रेजिंग। आप तो जानते हो बेटा, आप तो जानते हो। देखो ओवर ग्रेजिंग कैसे, ऐसा कैसे ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं? हमारे खेत में कोई घास, हमारे फील्ड में आप जाओगे घास ही घास है। इट मीन्स क्या हुआ? अरे घास ही घास है बेटा। जब घास ही घास है तो हमने एक दिन काऊ को बफेलो को वहां पर चरते ग्रेजिंग करते हुए देखा, दूसरे दिन भी देखा। अगर टाइम टू टाइम आएंगे, अगर वो कंटिन्यूस वहां पर चरती रहेंगी तो क्या घास रीजनरेट कर पाएगी? ना, घास बेटा रीजनरेट नहीं कर पाएगी। और एक समय ऐसा होगा कि वहां से घास की स्पीसीज खत्म ही नहीं, विलुप्त हो जाएगी बेटा। अगर ऐसा हुआ तो वहां का जो एरिया बैरन लैंड बन जाएगा। मैं कह दूं बेटा, कह दूं वो वाला एरिया बैरन पैचेस हो जाएगा। अगर बैरन पैचेस है इसका मतलब अभी तो पैच बने हैं, इसका मतलब बेटा अभी तो सिर्फ पेस्ट बने हैं। अरे हाँ अभी तो पैचेस बने हैं, और लेकिन धीरे धीरे अगर कंटिन्यूस में ग्रेजिंग करता रहा तो ये लैंड आपस में एक बार जाकर बैरन लैंड बन जाएगी। जी बेटा, जी हाँ। तीसरा सबसे फेमस है जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। आप तो जानते हो जंगल लगाना हमारा स्वभाव होना चाहिए था, लेकिन अब ह्यूमन बीइंग का स्वभाव बनकर रिफॉरेस्टेशन की बजाय डिफॉरेस्टेशन हो गया है, जंगल को काटना हो गया है। मैंने कहा था ह्यूमन बीइंग्स की जिस प्रकार से नीड ग्रीड में बदल जाए, जिस प्रकार की आवश्यकता अधिक हो जाए तो वहाँ पर जंगल को काटने लगते हैं। अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हम आगे देखेंगे। जंगल को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय भी किए। हमारे इस चैप्टर से आगे बताते हैं चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ, गढ़वाल में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा का किस प्रकार से योगदान रहा था, वो चीज़ें हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में पढ़ चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर जाके देखना। डिफॉरेस्टेशन बच्चा बच्चा जानता है, अगर हम फॉरेस्ट काटते रहेंगे, फॉरेस्ट काटते रहेंगे तो ऊपर की मिट्टी बारिश के साथ बहकर चली जाएगी, उपजाऊ मिट्टी बहकर चली जाएगी। इट में सॉइल बाइंडर्स कम हो जाएंगे बेटा। अगर सॉइल बाइंडर्स ही कम हो जाएंगे तो क्या मिट्टी उपजाऊ नहीं बहेगी? अगर मिट्टी बहती है, अगर उपजाऊ मिट्टी बह रही है, इसका मतलब समझ जाना आप कि उपजाऊ मिट्टी बह रही है, कुछ नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब क्यों? मैंने इम्प्रॉपर तरीके से यूज किया। अरे मैंने फॉरेस्ट को काट तो दिया, लेकिन फॉरेस्ट दोबारा से रीगेन नहीं हो पा रहा है जब तक मैं फिर से काटने आ गया। इसका मतलब मैं डिफॉरेस्टेशन कर रहा हूँ। चौथा आता है बेटा नॉट प्रॉपर इरिगेशन। जी हाँ बेटा, नॉट प्रॉपर इरिगेशन। अरे एक बात बताओ, मैं ग्रेजिंग करता जा रहा हूँ, उधर मैं प्लांट्स को वाटर भी नहीं दे रहा, सिंचाई भी नहीं कर रहा, ग्रेजिंग भी कर रहा हूँ। अरे मिट्टी की सर्वथा ताकत खत्म हो रही है, उपजाऊ खत्म हो रही है मिट्टी। इट मीन्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर खत्म हो रहे हैं, साथ में वहाँ वाटर भी नहीं मिल रहा, मिट्टी दनादन बैरन लैंड बदलती जा रही है। मैं कह दूं बेटा, कह दूं एक दिन ये हरी भरी भूमि, एक दिन बेटा ऐसा आएगा कि हरी भरी भूमि बेटा बैरन लैंड बन जाएगी। इसका मतलब डिजर्ट बन जाएगा। अरे डिजर्ट बन रहा है,
होले बन रहा है, इसलिए बेटा हम इस प्रोसेस को डिजर्टिफिकेशन भी कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन भी कहते हैं। आजकल डिजर्टिफिकेशन होना एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि 4 एविड ओवर कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन और नॉट प्रॉपर इरिगेशन मेन इम्पोर्टेंट दिखा रहे हैं, और डिजर्टिफिकेशन कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। इनके बावजूद भी अगर मैं देखूं, डिजर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है बेटा शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे अर्बन एरिया बढ़ रहा है, जैसे जैसे घर मकान बढ़ते जा रहे हैं, देखो सबसे इनके अलावा भी ये तो है ही, देखो ये तो नेचुरल कोज हो गए जो ह्यूमन एक्टिविटी के होते भी थे, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी ने इनको ज़्यादा कर दिया। जी हाँ, ज़्यादा कर दिया। लेकिन डिजर्ट बनने में, डिजर्ट बेटा बनने में इससे भी एक डिजर्ट अगर बन रहा है तो इससे भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है डिजर्टिफिकेशन का, और वो है बेटा, वो है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होना। आप जानते हो बेटा, घर बन रहे थे, मकान बन रहे थे, शहर बढ़ रहे थे, शहर का एरिया बढ़ रहा था। अब जब शहर का एरिया बढ़ेगा तो या तो फॉरेस्ट कटेंगे, या तो क्रॉपलैंड आएंगी, या तो खेती वाला एरिया वहाँ आएगा, या फिर फॉरेस्ट का एरिया आएगा। अगर फॉरेस्ट कटेगा तो उसके पेड़ पौधे भी काटने पड़ेंगे। अगर ऐसा है तो वहाँ की उपजाऊ मिट्टी भी खत्म हो जाएगी, और हम शहरीकरण कर रहे हैं, उपजाऊ मिट्टी खत्म कर रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट को खत्म कर रहे हैं। मैं कह दूं बेटा, कह दूं, डिफॉरेस्टेशन का सबसे ज्यादा मेन दुश्मन अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है मेन रीजन डिफॉरेस्टेशन का। अगर फॉरेस्ट का अगर मैं सबसे ज्यादा दुश्मन की बात करूं और मुझे ऑप्शन में अर्बनाइजेशन मिलता है, शहरीकरण मिलता है, तो मुझे यही लगाना होगा, यही लगाना होगा। जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग अपने हैबिटेट के लिए, अपने घर बार के लिए लगातार काम करता जा रहा है, अपने घर के लिए लगातार काम करता जा रहा है, दूसरों के घरों को उजाड़ता जा रहा है, यही प्रोसेस तो अर्बनाइजेशन कहलाती है बेटा, यही प्रोसेस अर्बनाइजेशन कहलाती है। हमारे पास दूसरी हेडिंग आती है बेटा, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। ये भी इम्प्रॉपर कैसे है आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये भी इम्प्रॉपर कैसे है, अरे बेटा मैं किसी खेत का एग्जांपल लेता हूँ। जी हाँ, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी धनाधन कैसे बढ़ती जा रही है, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। जी हाँ बेटा, एक सुंदर एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी भी कैसे पोल्यूशन की तरह काम करेगी, और इसका मतलब ये हुआ कैसे नुकसान प्लांट्स को देगी। वाटर लॉगिंग में मैंने एक सपोज किया 4 हेक्टेयर का फील्ड लिया, और यहाँ पर फसल बेटा गेहूं की उगा रखी हमने। जी हाँ, अरे जब गेहूं की फसल है, यहाँ से दलनादन पानी आ रहा है बेटा नलट्यूब से, अरे जब पानी आएगा तो इधर वेपर बन के उड़ जाएगा। जी हाँ, मुझे 500 लीटर पर डे पानी इस खेत में देना चाहिए था, लेकिन मैं 5000 लीटर पर डे पानी दे रहा हूँ। बेटा अगर पानी नहीं दे रहे तो भी दिक्कत, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो भी दिक्कत, सॉइल बाइंडर्स कम हो रहे हैं तो भी दिक्कत, रीजनरेशन ऑफ प्लांट नहीं हो पा रहा। अगर पानी ज़्यादा दे रहे हैं तो भी दिक्कत बेटा, सैलिनिटी बढ़ती जा रही है। आपको तो पता है जब ये जमीन से होकर ये पानी यहाँ तक आता है, जमीन से होकर ये पानी यहाँ तक आता है, तो इसमें मिनरल्स भी घुल घुल कर आते हैं। मैं कह दूं बेटा, कह दूं कि सॉल्ट भी घुल घुल कर आते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जब खेत में सॉल्ट आ जाते हैं बेटा, सॉल्ट आ जाते हैं बेटा, पास में पानी भी आता है, पास में जब पानी भी है, सॉल्ट भी है, तो पानी तो यहाँ से वेपर बनकर उड़ जाता है बेटा, लेकिन सॉल्ट यहाँ रह जाते हैं। और जब ये सॉल्ट यहाँ रह जाएंगे तो यहाँ की सॉइल में कह दूं बेटा, कह दूं कि यहाँ की सॉइल में सैलिनिटी बढ़ जाएगी। अगर सैलिनिटी बढ़ रही है तो इनडायरेक्टली प्लांट्स को नुकसान होगा। कैसे होगा, आओ समझने की कोशिश करते हैं। हमने इसमें से एक वीट का प्लांट बाहर निकाला और क्या देखा कि इस वीट के प्लांट के चारों तरफ, इसकी जो रूट है ना बेटा, इसके चारों तरफ नमक ही नमक है। अरे नमक ही नमक है। आप तो जानते हो रूट हेयर यूनिसेलुलर जनरली होते हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं, वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। बेटा जब सेल के आसपास जब नमक हो जाएगा तो मैं कह दूं बेटा, कह दूं सेल प्लाज्मोलिस्ट हो जाएगी। अगर सेल प्लाज्मोलिस्ट हो रही है तो क्या वो एब्जॉर्प्शन कर पाएगी? अरे एब्जॉर्प्शन तो छोड़ो, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो इनडायरेक्टली इस फसल को नुकसान हो रहा है, सैलिनिटी से नुकसान हो रहा है, सॉइल की सैलिनिटी बढ़ती जा रही है। बेटा अगर सॉइल की सैलिनिटी धनाधन बढ़ती गई तो इसका हमारे इस साइंस के अकॉर्डिंग कोई भी नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए है। एक फेमस है सिलेशन बर्न एग्रीकल्चर,
कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। इसी के साथ हम इकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो रह गए हैं। आई थिंक जहाँ इकोलॉजी खत्म ही होती है, इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी की शुरुआत होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल स्टडी विद मी पर।